नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर फिर से किताब का पन्ना का एक नया एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और जिस किताब की आज मैं चर्चा कर रहा हूँ वो किताब मेरे लिए भी और साहित्य जगत के जितने भी प्रेमी हैं उनके लिए भी बहुत खास है। जिन्हें फिलोसफिकल चीज़ें पढ़ना पसंद है, जिन्हें रियलिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, उनके बीच में ये किताब बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है। और यहाँ तक कि साइकोथेरेपी से जो लोग संबंध है, साइकाइट्री से जिनका संबंध रहा है, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ही मीनिंग रखती है। और जिस किताब की मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ उसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। जी हाँ, किताब का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसे लिखा था विक्टर ई फ्रैंकल ने, जो खुद ही बहुत बड़े साइकाइट्रिस्ट थे उस वक्त। लेकिन 1942 में जब वहाँ पे नाजी लोगों ने, नाजी जर्मन नाजी पार्टी के लोगों ने वहाँ पे जब अपना आधिपत्य कर लिया, तानाशाही जब स्थापित हो गई, तो वहाँ पे उन्होंने उनको भी अरेस्ट किया। और उनके साथ-साथ उनकी जो पत्नी थी, जो कि प्रेग्नेंट थी उस वक़्त, उनके पेरेंट्स को और उनके भाइयों को भी उन्होंने वहाँ पे पकड़ करके फिर ऑस्टविच कैंप, जो कि काफ़ी कुख्यात माना जाता है। जितने भी लोग हॉलोकॉस्ट से वाकिफ़ होंगे, हिटलर की यातनाओं का जो उन्होंने यहूदियों के साथ जितनी यातनाएँ उनको दी थी और जितनी नफ़रत उन्होंने यहूदियों के खिलाफ फैलाई थी, और जिसके अंतर्गत तकरीबन तकरीबन मोर देन 10 मिलियंस यहूदियों को उन्होंने हॉलोकॉस्ट जिसे संज्ञा दी जाती है उसमें उन्होंने उनको मरवा दिया था। तो उस चीज़ को लेकर के विक्टर ई फ्रैंकल को भी उन्होंने कैप्चर किया था और ऑस्टविच कैंप में उनको रखा था। तो विक्टर ई फ्रैंकल ने जो ये किताब लिखी है मैन सर्च फॉर मीनिंग, वो इतनी घटिया कंडीशन में रहने के बावजूद भी, जो जानवरों से भी बदतर हालात होते थे ऑस्टविच कैंप में, जहां उनको यातना देने के रोज नए नए तरीके ढूंढे जाते थे, उन्हें खाने के लिए नहीं दिया जाता था, शौचालय की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, लोगों को छोटी छोटी गलतियों के लिए गैस चैम्बरों में ठूस करके मार दिया जाता था। इन सब चीजों को देखते हुए भी, इन सब चीजों को सहते हुए भी कैसे व्यक्ति जीवित रह सकता है और किस प्रेरणा के तहत वो अपनी जीवन के प्रति, जिसे बोलते जिजीविषा, जीने की इच्छा को बचाए रख सकता है, उसी एक्सपीरियंस को, यातनाओं से लेकर के उस प्रेरणा तक के सफर को, जिस प्रेरणा के अंतर्गत उनकी जिजीविषा बनी रही, उसी सफर को इस किताब में विक्टर ई फ्रैंकल ने बयान किया है। और बहुत ही बेहतरीन किताब है। मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो शुरुआती किताब के पन्नों में बहुत ही अनकंफर्टेबल एक फीलिंग आ रही थी, क्योंकि रियल लाइफ जो उन्होंने वहां पे जिया था यातना शिविर में, ऑस्ट्रिच कैंप में, उनकी चर्चा उन्होंने की है। जैसे कि एक प्रकरण आता है उस किताब में कि एक बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति जो पहलवान की लगभग लगभग आकृति का था, वो बहुत मजबूत था और किसी भी सिचुएशन में घबराता नहीं था। और विक्टर ई फ्रैंकल एक दिन सुबह सुबह उठ गए तो उन्होंने देखा कि वो बुरी तरीके से रो रहा है, बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा है। जब उन्होंने उससे पूछा कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, तो उनको यही बताया गया कि उनका जो जूता था, उन्होंने उनके पैर देखे और पैर उस पहलवान के इतने फूल गए थे, क्योंकि वहां पे उन्हें प्रॉपर जूते नहीं दिए जाते थे और ठंड में काम कराया जाता था। तो गैंग्रीन नाम की एक बीमारी उस जो व्यक्ति को थी, जो कि काफी हट्टा कट्टा और काफी मजबूत शरीर वाला व्यक्ति था, उसके पैर गैंग्रीन की वजह से स्वेल कर गए थे और अब वो जूते में उसके पांव आ नहीं पा रहे थे। तो वो इस डर से रो रहा था, इस डर से वो फपक फपक कर रो रहा था कि अब उसे बर्फीले मैदान में, बर्फीले जगहों पे जा करके खाली पैर में काम करना पड़ेगा। और ठंड असह्य होती थी, उसे लगा कि अब वो किसी तरीके से काम करने के लायक नहीं रहा और उसे शायद अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों का जब वर्णन मैं पढ़ रहा था तो मेरे लिए वो दिल दहला देने वाली चीज थी, और किसी के लिए भी होगी। धीरे धीरे ऐसे कई चीजें उसमें लिखी गई हैं, लेकिन विक्टर ई फ्रैंकल ने वहां पे चर्चा इसी बात की करी है कि आखिर कैसे कठिन से कठिन लाइफ की परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपनी प्रेरणा को बनाए रख सकता है और जीने की इच्छा को बनाए रख सकता है। जहां वहां कई लोग सुसाइड कर रहे थे, विक्टर ई फ्रैंकल की वाइफ वहां पे जो प्रेग्नेंट थी वो खत्म हो गई, उसके बाद उनके पेरेंट्स खत्म हो गए, उनके भाई खुद के खत्म हो गए। तो उन्होंने कैसे अपने जीने की इच्छा को वहां बरकरार रखा। तो विक्टर ई फ्रैंकल का मानना है कि उन्होंने अपनी वाइफ को वहां पे प्रेरणा का स्रोत बनाया था। उसे तब तक पता नहीं था कि उनकी वाइफ जो है उस कंसंट्रेशन कैंप में मार दी गई है।
उन्होंने अपनी वाइफ को प्रेरणा का स्रोत बनाया था कि किसी तरह से जीवित रह करके वो अपनी आगे चल के वाइफ से मुलाकात उनकी होगी। हालाँकि हो नहीं पाई क्योंकि उनको गैस चेंबर में डाल करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था वहाँ के एसएस जो सैनिकों थे उन्होंने। तो भी विक्टर फ्रैंकल ने इसको बहुत सलीके से इस पूरे किताब को 3 भाग में बाँटा है और वहाँ पे उन्होंने एक थ्योरी पे ऑलरेडी काम शुरू कर दिया था अरेस्ट होने से पहले, कंसंट्रेशन कैंप में जाने से पहले, जिसे उन्होंने टर्म दिया था लोगोथेरेपी। जी हाँ, लोगोथेरेपी ये साइकियाट्री की चीज़ है, साइको एनालिसिस की तरह से एक थेरेपी की बात उन्होंने करी थी। लोगोथेरेपी जो 1942 में उस पे उन्होंने काम शुरू कर दिया था और उसके शुरुआती काम को उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में जब वो गए थे, छिपाने की भी कोशिश की थी। हालाँकि उस काम को फिर उन्होंने आगे बढ़ाया और वहाँ से रिलीज़ होने के बाद, ऑस्ट्रिच कैंप से रिलीज़ होने के बाद उन्होंने 1946 में इसे पब्लिश किया था। तो उन्होंने इस किताब को 3 भागों में बाँटा है। जो 3 भागों में बाँटा था, उसमें पहला सेक्शन ये है, एक्सपीरियंस इन कैंप। जो पहला इसका खंड है इस किताब का, उसमें विक्टर फ्रैंकल ने एक्सपीरियंस इन कैंप में अपना जो उन्होंने जैसे मैंने एक ज़िक्र किया कि कैसे-कैसे उनको यातनाएँ दी जाती थी और कैसे वो पहलवान जो था रो रहा था, वैसे कई घटनाओं का ज़िक्र है कि किस दुर्दांत वहाँ पे परिस्थितियों में वहाँ के लोगों को रखा जाता था। दूसरा सेक्शन जो उन्होंने लिखा है, उसमें लिखा है लोगोथेरेपी इन अ नटशेल। लोगोथेरेपी इस थ्योरी पे काम करती है कि व्यक्ति के लिए किसी के भी जीवन में सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे वो एक मीनिंग ढूँढ करके लाइफ को वो अपनी ज़िंदगी को बरकरार रख सकता है। तो लोगोथेरेपी इस थ्योरी पे काम करती है कि अगर आपके पास कोई मीनिंग है लाइफ के लिए, कोई पर्पस है लाइफ के लिए, तो उसको हमेशा वो हमेशा से उस चीज़ को जीने की उनके अंदर इच्छा बनी रह सकती है। तीसरा जो सेक्शन है उसमें लिखा है पोस्टस्क्रिप्ट उन्होंने द केस ऑफ ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म। जी हाँ, पोस्टस्क्रिप्ट में उन्होंने लिखा है द केस ऑफ ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म। इसमें उन्होंने बताया है कि कुछ रेगुलर जो साइकोथेरेपी के सेशंस चल रहे थे, जो उस समय के एस्टेब्लिश्ड लोग जो साइकियाट्री के फील्ड में साइकोथेरेपी और अदर साइको एनालिसिस एटसेट्रा एटसेट्रा के टर्म को यूज कर रहे थे और उस पद्धति को भी यूज कर रहे थे, वहां पे कुछ चीजें कैसे वहां पे फेल हो रही थी। केस ऑफ ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म ये किस तरीके से उन्होंने उसको फिर उसका खंडन किया है और किस तरह से लोगोथेरेपी को इम्प्लीमेंट करके उन्होंने उन लोगों का भी उपचार कर दिया जो ट्रेडिशनल साइकोथेरेपी या साइको एनालिसिस से नहीं ठीक हो पा रहे थे। तो दोस्तों ये किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा ही, जब मैंने अपने पर्सनल अकाउंट पे इसे शेयर किया था, तो मैंने ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के बीच में जब इसको शेयर किया था, तो मैंने यही कहा था कि अगर आपको इस साल अगर कोई एक किताब पढ़नी है, कोई भी एक किताब पढ़नी है, तो आप इस किताब को पढ़िए। ये किताब मुझे इतनी पसंद आई और इतना मीनिंगफुल इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ मिला। सो ये किताब 1946 में दोस्तों रिलीज हुई थी। आज भी इस किताब के लगातार प्रशंसक बने हुए हैं और बनते जा रहे हैं, जिसमें मैं खुद शामिल हो गया हूँ। और हॉलोकॉस्ट की चीजें जिनको पढ़ने में, जो इतिहास के भी छात्र रहे हैं, उसको अच्छी से अच्छी अगर कोई एक डाटा के अकॉर्डिंग भी अगर कोई रियल लाइफ अकाउंट अगर उनको पढ़ना है, तो ये किताब उनमें से एक है जिसमें कोई भी लाग लपेट के बिना, विक्टर फ्रैंकल क्योंकि बहुत एजुकेटेड व्यक्ति थे, तो उन्होंने सारी चीजों को इसमें बहुत अच्छे तरीके से समेटा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस रिव्यू को सुनने के बाद, देखने के बाद आप जरूर जाएंगे और मैन सर्च फॉर मीनिंग किताब को तलाशेंगे, उसे पढ़ेंगे और आपको पढ़ के कैसा लगा है ये आप हमें फीडबैक में जरूर बताएंगे। कमेंट करके उसमें बताइए कि किस तरह की चीजें आपको उसमें अच्छी लगी और हमें ये भी बताइए कि हमें किस तरह की किताबों पे अपना ये किताब का पन्ना लाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड अच्छा लगा होगा आपको, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।